अगर मार्शल का दौर हो, और माजी में हमारे हर मार्शल के दौर में सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, जर्नलिस्ट को रियासत दुश्मन कहा गया है, ये लक़ब दिया गया है। लेकिन एक नाम नेहाद जमहूरी हुकूमत जो बिलाशुबा एक चोरी शुदा इलेक्शन के नतीजे में आई है, अगर आज वो ये महसूस करे और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर कर ये इल्ज़ाम लगाए कि इस मुल्क के सियासतदान रियासत दुश्मन है, इस मुल्क के सहाफ़ी रियासत दुश्मन है, इस मुल्क के मुहिब वतन लोग रियासत दुश्मन है, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? इस बात में कोई शुबा नहीं है कि किसी मार्शल हुकूमत में भी सहाफ़त पर इतनी पाबंदियां नहीं आईं, इतने सहाफ़ी नहीं उठाए गए, इतने लोगों को धमकियां नहीं मिली जितनी इस हुकूमत के दौर में मिली हैं। कभी भी मार्शल के ज़माने में भी इस तरह अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं की गई जो इस हुकूमत में की गई है। और असल सवाल तो ये है कि ये क्यों किया जाता है। ये मामूली रिपोर्ट नहीं है, 135 सफ़े की रिपोर्ट है, हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है। इसमें इस रिपोर्ट की हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा आपकी दो बातों से पता चलेगा। इस रिपोर्ट में 5-6 जगह पर नक्शा दिखाया गया है एशिया का और मिडिल ईस्ट का, और उस नक्शे में कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। तो क्या ये वज़रा ये जवाब दे सकते हैं कि इन्होंने ये रिपोर्ट देखी थी आने से पहले? क्या इस रिपोर्ट को इन्होंने पढ़ा था? अगर इन्होंने पढ़ा होता तो फिर इसकी जिम्मेवारी ये उठाते हैं। ये तो बात वहीं पर आती है कि जो ये हुकूमत हिंदुस्तान का आर्टिकल 370 को कबूल करने को तैयार थी, आज उसका अक्स उसने इस रिपोर्ट के अंदर पेश कर दिया है। ये शायद उस जमाने की रिपोर्टें बनाई थी कि अवाम को दिखाएंगे जी कोई बात नहीं है, हिंदुस्तान 370 करे या 35A करे, हम तो हिंदुस्तान से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, हम तो अपने मौक़िफ़ से हटना चाहते हैं, हम तो 370 की बातें करेंगे, हम 35A की बातें करेंगे। तो आज उसका अक्स इस रिपोर्ट में नज़र आता है। दूसरी बात जो है वो जहाँ से ये डेटा लिया गया, ये रिपोर्ट खुद कहती है कि ट्वीट्स मैप नामी एक कंपनी से ये डेटा हासिल किया गया जो एनालिसिस करती है दुनिया में ट्वीट्स का, कि किसने कितने ट्वीट किए, कब किए, कहाँ से किए, किस बयानिए पर किए। ये डेटा इकट्ठा करके यहाँ पर रिपोर्ट में शामिल कर दिया गया कि जनाब ये लोग जिम्मेवार हैं। ये सिर्फ एक बात बताना भूल गए कि ये सिर्फ ट्वीट्स का जिक्र है, ये नहीं बताएगा कि ट्वीट्स के अंदर लिखा हुआ क्या है। मामूली सी बात रह गई पीछे कि जी ट्वीट्स बड़े हुए हैं, कोई 30 लाख के करीब ट्वीट्स हुए, ये नहीं बताया कि लिखा हुआ क्या था। क्या पाकिस्तान के हक में बात हो रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, पाकिस्तान के आइन की बात हो रही थी, इस हुकूमत की नाकामियों की बात हो रही थी, इस हुकूमत की करप्शन की बात हो रही थी, इन नाअहल वजीरों की बात हो रही थी। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं, वो भी वहां बैठे थे, उनका मकसद क्या था ये मुझे समझ नहीं आई। उनको तो टेलीफोन नहीं आ रहा, वो महीने से परेशान है, टेलीफोन नहीं आ रहा अमेरिका के सदर का। उनकी तो जिंदगी में एक ही परेशानी है, टेलीफोन आज तक नहीं आया। अमेरिका भी गए, वहां से भी कोशिश की, शायद टेलीफोन नहीं मिला, नंबर नहीं मिले, लेकिन टेलीफोन हमें नहीं आया अभी तक। तो वो भी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल हो गए कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि अगर आप मुल्क में बात करें इस हुकूमत की करप्शन की, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इस हुकूमत की नाअहली की बात करें
तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है। अफगानिस्तान में जो आज हमारी हालत हो रही है कि हम एक टेबल पर बैठे हैं इस रीजन की मुख्तलिफ ताकतों के साथ, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। यानी आज दुनिया ये कह रही है कि जो अफगानिस्तान के मामलात हैं उसमें हिंदुस्तान भी उतना ही हिस्सा रखता है जितना पाकिस्तान रखता है। यानी वो मुल्क जिसने अशरों तक करोड़ों अफगानियों को पनाह दी, अपने मुल्क के हालात खराब हुए, हजारों की तादाद में हमारे फौज के, पुलिस के, सिविल इंतजामिया के, आम शहरी शहीद हुए। आज उस मुल्क का दर्जा और हिंदुस्तान का दर्जा, जिसका एक आदमी अफगानिस्तान में नहीं मरा, बराबर है, जिसको एक पैसे का नुकसान अफगानिस्तान से नहीं हुआ, वो आज पाकिस्तान जिसने अपनी पूरी मईशत दबाव पर लगा दी। 40 साल से अफगानिस्तान की जंग जो है उसके असरात हम पर हैं। ये नाकामी छुपाने के लिए आज ये ऐसी रिपोर्टें, ये रिपोर्ट है, ये फखरिया तौर पर इस हुकूमत के वजीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बयान कर रहे हैं। तो कल शाहजेब खानदादा साहब ने पूछा वजीर इंफॉर्मेशन से कि आपने ये एनालाइज किया है कि क्या बातें हुई हैं, आपने कोई शहादत है, आपके पास कोई सबूत है कि फलाने आदमी ने ये बात की है? क्योंकि इस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा, तकरीबन 100 से ज़ायद सफ़ात जो हैं, वो उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये ट्वीट्स की हैं। तो उन्होंने बड़े आसान जवाब दे दिया। इस हुकूमत का एक खासा है कि झूठ बोलने में बेपनाह महारत रखते हैं। इस हुकूमत में अगर कोई महारत है, कोई कॉम्पिटेंस है, वो झूठ बोलने में है, वो सफ़ेद झूठ बोलने में है। माशाल्लाह ऐसा झूठ शायद ही दुनिया में हुकूमत कभी बोली हो जो इस हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़ीर बोलते हैं। तो जब ये पूछा गया कि भाई कोई सबूत है, कोई आपने देखा है कि नहीं, ये तो एजम्पशंस हैं, यानी मफरूज़े हैं। मफरूज़े की बुनियाद पर 135 सफ़े की रिपोर्ट, जिसमें आपने इस मुल्क की सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सहाफ़ियों को इजराइल और हिंदुस्तान के बराबर ला खड़ा किया। ये इस मुल्क का वज़ीर इत्तलात और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कौमी सलामती के मुशीर ये फरमा रहे हैं। तो मैं चंद नाम ले लेता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वतन दुश्मन अनासिर हैं। अफरा सयाब खटक साहब पूरी ज़िंदगी गुजार दी है जमहूरियत की बात करते हुए। फरुतुल्लाह बाबर साहब, इनका कसूर भी जमहूरियत की बात करना है। बुशरा गौर साहिबा हैं। सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है। रहमान मलिक साहब हैं जो साबका मिनिस्टर फॉर इंटीरियर रहे हैं। बहुत से सहाफ़ियों की, अज़मा बुखारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब की सेक्रेटरी इत्तलात हैं, अमार मसूद साहब हैं, बीने सलीम साहब हैं, और बहुत से सहाफ़ियों के नाम इसके अंदर आए हैं। और हमें जिस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि कई जगह पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म की साबका एहलिया का नाम भी लिया गया है। ये बात कम से कम हमारी समझ से बाहर है कि मुतअद्दिद कागजात पर जो हमने पढ़ा है, तो रियाम खान साहिबा का नाम भी इन रियासत दुश्मन अनासिर में शामिल है। ये आज कैफियत है इस मुल्क में कि जो आपके बाद कोई बात कर दे, आपकी करप्शन को एक्सपोज करे, आपकी मईशत की तबाही को एक्सपोज करे, आपके स्कैंडल्स को एक्सपोज करे, आपकी जो पॉलिसीज हैं जिसने आज पाकिस्तान को तनहा कर दिया दुनिया के अंदर, जिसने हर दोस्त मुल्क से हमारे ताल्लुकात को कमज़ोर कर दिया है, जिसने कश्मीर के मसले पर इबहम पैदा कर दिया है, जिसने अफगानिस्तान जैसे मसले पर आज पाकिस्तान गो बगो की कैफियत में है, उससे
तवज्जो हटाने के लिए आज ये बातें की जा रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि अभी 8 घंटे का ब्रीफिंग हुई आला तरीन अस्करी सतह पर पार्लियामेंट की, जो 8 घंटे जारी रही। उसमें पीटीएम भी मौजूद थी, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद थी, उसमें जेयूआई भी मौजूद थी, उसमें एनपी भी मौजूद थी। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे अस्करी इदारे के सरबराह, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे के सरबराह रियासत दुश्मन अनासिर को अफगानिस्तान पर और दीगर मामला पर सिक्योरिटी ब्रीफिंग देते रहे हैं। ये हमारे वजीर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दुनिया को बताना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर। अगर ये रिपोर्ट आम तौर पे शाया कर दी जाती तो कम से कम ये पूछा जा सकता था इस इदारे से कि भाई तुम्हें किसने इख्तियार दिया ये रिपोर्टें बनाने का और ये शाया करने का, और इनका मकसद क्या है। जो रिपोर्टें मफरूजे की बुनियाद पर हों, जिनकी कोई हकीकत ना हो, और जिस कंपनी से ये डेटा लिया गया, जो कनाडा की कनाडा की कंपनी है, ये तो हम अपने मुल्क से डेटा लेते ना। अगर हमें हैलियत होती अपना डेटा इकट्ठा करते कि हमारे खिलाफ कौन अमल पैरा है दुनिया के अंदर, कौन हमारे मुल्क के खिलाफ काम कर रहा है, हम उसकी भी अहलियत नहीं रखते। हमें कनाडा की कंपनी से डेटा हासिल करना पड़ा कि ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात करते हैं, उसका भी सबूत नहीं है। और मजे की बात यह, सबसे दिलचस्प कहें या अफसोसनाक कहें या दुख भरी बात कि जब उस कंपनी से रब्ता किया शाहजेब खानजादा साहब ने, तो उन्होंने कहा जी हमने हुकूमत पाकिस्तान को ये डेटा नहीं बेचा है। यानी डिजिटल मीडिया विंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी ये रिपोर्ट है, उसको हमने डेटा नहीं बेचा, यानी से मांगा है, और ना उन्होंने बेचा है ना उनसे मांगा गया है। यानी या हमने उस कंपनी का डेटा चोरी करके इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमने ये डेटा सारा खुद ही बना लिया है। उस कंपनी ने इस डेटा से, जिस डेटा की कोई हैसियत भी नहीं है, जिस पर सारी रिपोर्ट बनी हुई है, लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ये कैफियत है आज इस सारे मामले की। मकसद एक है कि जो आज इस मुल्क के मामलात हैं, जो इस मुल्क के हालात हैं, ख़ासतौर पर जो हमारी खारजा पॉलिसी है और ख़ुसूसन जो हमारे अफगानिस्तान के मामलात हैं, उनसे तवज्जो हटाई जाए। लेकिन तवज्जो हटाने से मसला हल नहीं होगा। आज इस मुल्क के अवाम चाहते हैं कि हमें पता चले कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अफगानिस्तान में क्या है, क्योंकि उसके असरात हम पर होंगे। 40 साल से ज़्यादा हो गए अफगानिस्तान के असरात और बेपनाह असरात इस मुल्क पर हो रहे हैं। हज़ारों की तादाद में शहादतें हमने दी हैं अफगानिस्तान के मसाइल की वजह से। तो क्या आज इस मुल्क के अवाम को, उन शहीदों को, उनके वरसा को, इस मुल्क के पार्लियामान को ये हक हासिल नहीं है कि उनको पता चले कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हमारी क्या पॉलिसी है, हम आगे क्या देखते हैं, हम किस तरह अपने मुल्क का दिफा करेंगे, किस तरह हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे पाकिस्तान के अवाम को। उन बातों से तवज्जो हटाने के लिए ये रिपोर्टें शाया होती हैं। रिपोर्टों से और ट्वीटों से मुल्क के मामलात हल नहीं होते, झूठ बोलने से कभी भी नहीं हुए। ये कैफियत आज पाकिस्तान की है, ये अफसोसनाक हालात पाकिस्तान के हैं। पॉलिटिक्स हुए हैं कि जी गहरा तज्जिया है, और हकीकत यह है कि ये रिपोर्ट इंतहाई गुमराह कुन और गैर मोतबर है, शॉडी है, क्योंकि इसमें ना गहराई है और ना तज्जिया है। कहीं दूर दूर तक हम ढूंढ रहे हैं। उसमें जो पहली टेक्निकल बात यह है जिसकी वजह से ये गुमराह कुन और मफरूजों पर मबनी है कि ये सिर्फ हैशटैग का एनालिसिस किया गया है कि जी कितने लोगों ने उस हैशटैग के ऊपर कोई ट्वीट किया। रिपोर्ट में कहीं यह दावा नहीं किया गया और ना ही ये उन्होंने किया, उन्होंने ट्वीट नहीं पढ़े, सिर्फ जिस जिस ट्वीट में हैशटैग मेंशन किया गया उन्होंने उसको निकाल कर उसको रियासत मुखालिफ बना दिया। ये हैशटैग का बहुत गैर मोतबर तरीका है, क्योंकि ट्वीट नहीं पढ़ा गया कि जिस शख्स ने वो हैशटैग इस्तेमाल किया उसने उसके हक में बात की या उसके खिलाफ बात की, हमें नहीं मालूम। और इसी वजह से
जब एक खातून एंकर का नाम भी इसके अंदर आ गया, उन्होंने राब्ता किया, तो फिर उनको एक डिस्क्लेमर देना पड़ा जो मैं आपको पढ़ देता हूं कि इफ एन अकाउंट इज लिस्टेड इन दिस रिपोर्ट इट डज नॉट ऑलवेज इंप्लाई दैट द कंटेंट ऑफ द ट्वीट इज एंटी स्टेट। कि अगर इस रिपोर्ट में किसी अकाउंट का नाम लिखा गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि उस ट्वीट का मतन रियासत मुखालिफ था। तो ये जो 135 सफ़े हैं, ये अगर आप इनको एनालाइज करेंगे तो इन 135 में से 85 सफ़े तो स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता। नहीं, तकरीबन जो है 64% जो रिपोर्ट जो है वो स्क्रीनशॉट ठाप के, उसमें कोई तज्जिया नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ 666 ट्वीट्स का तज्जिया किया गया, उसमें से 142 ट्वीट सिर्फ 3 अकाउंट से, सिर्फ 3 अकाउंट से, यानी 22% ट्वीट जो है वो 3 अकाउंट, उसकी बुनियाद पे इतनी बड़ी रिपोर्ट छाप दी है रियासत मुखालफत की। और वो जो 3 अकाउंट हैं जो जिनका 20% जिनका हिस्सा इस रिपोर्ट के अंदर, उनके टोटल फॉलोअर्स की तादाद सिर्फ 11,000 है। ये कौन सा बहरान है 11,000 लोगों का, जिसकी बुनियाद पे इतना बड़ा ये जो है खड़ा कर दिया गया है? असल वजह यह है, असल रिपोर्ट ये कह रही है कि इमरान खान की हुकूमत फॉशिस्ट है। क्योंकि अगर हमने रियासत मुखालिफ का अंदाजा लगाना है तो आप याद कीजिए, मैं याद करा देता हूं कि वजीर आजम बतौर इमरान खान वजीर आजम ईरान तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान में दहशतगर्द दरअंदाजी होती है। यह रियासत मुखालिफ नहीं है। जब आप न्यूयॉर्क टाइम्स को कहते हैं कि अगर मिस्टर मोदी की हुकूमत दोबारा मुंतखब हो जाए तो वह कश्मीर के मसले के लिए अच्छा होगा, यह रियासत मुखालिफ नहीं है, जिस मोदी को आज आप फाशिस्ट और हिटलर कहते हैं। और एक जो उनकी खान साहब की जो गुफ्तगू है, जो उन्होंने 23 सितंबर 2019 को काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में है वो, उन्होंने वहां तशरीफ लेकर उस गुफ्तगू के दौरान फरमाया, अब मैं एग्जैक्ट अल्फाज पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में, द पाकिस्तानी आर्मी ISI trained Al-Qaeda and all these troops to fight in Afghanistan. There were always links between, there had to be links because they trained them. उर्दू तर्जमा यह है कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने अल-कायदा को ट्रेनिंग दी अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। अगर यह रियासत मुखालिफ स्टेटमेंट नहीं है तो और किसको आप रियासत मुखालिफ कहेंगे? फिर सितंबर 2019 में खान साहब तशरीफ ले गए एक सिख कन्वेंशन में लाहौर में, और वहां उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग होती है तो हम जौहरी हथियारों का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसके ऊपर ISPR को 2 दिन बाद कहना पड़ा कि जो वजीर आजम पाकिस्तान ने फरमाया है वो पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। तो अगर ये रियासत मुखालिफ स्टेटमेंट नहीं है तो आप किसको कहेंगे रियासत मुखालिफ है? या अभी जब अमेरिका के एक तफरीही चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल होता है, इफ द कश्मीर इशू इज सेटल्ड, देयर विल बी नो नीड फॉर दीज डिटरेंट्स, यानी पाकिस्तान को जौहरी हथियारों की जरूरत नहीं रहेगी। अगर यह रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है तो और किसको आप रियासत मुखालिफ बयानिया कहते हैं? असल में इमरान खान साहब ऑपोजिशन में होते हुए जिस्मानी तौर पर हमलावर होते थे, कभी पार्लियामान के ऊपर, कभी डंडे लेके पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, कभी इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर। लेकिन जब से इनकी हुकूमत आई है, ये पाकिस्तान के आइन और शहरी आजादियों के ऊपर हमलावर हैं। इन्होंने नेशनल फाइनेंस कमीशन पर हमला कर चुके हैं, जो जहां सूबों के मालियाती मामला डिस्कस होने हैं। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे 2 दफा हमला किया है, यानी वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। इन्होंने आजाद अदलिया और आजाद जजों पर हमला किया है रेफरेंसेस फाइल करके। इन्होंने, आपको मालूम है कि ऑपोजिशन की किस तरह बदतरीन, हम उसे कहें कि इस्तेहसाल किया है, और कोई उसका जवाब नहीं है। और अभी कहते हैं ना जी, हमने पूरी दुनिया में हम मीडिया वॉच कर रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले लंदन के अखबार गार्डियन ने एक तवील मजमून लिखा है
जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन पुलिस ने वहां के मुकीम ऐसे लोग जो पाकिस्तान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते थे, उनको ये तंबीह की है कि आपकी जान को खतरा है। एक शख्स को उन्होंने गिरफ्तार भी किया है और एक तवील लिस्ट है जिसमें ना सिर्फ ये इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बल्कि पाकिस्तान के मोतबर तरीन प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स शामिल हैं। उनको ये तंबीह की गई है कि आपकी जान को खतरा है। और उसमें फिर लिखा गया उस मजमून में कि यूं लगता है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो अपने मुल्क के अंदर सिर्फ इन आवाजों को दबाना नहीं चाहती बल्कि मुल्क से बाहर भी इनको दबाना चाहती। तो मोहतरम हजरात, ये इशू ये है कि यहां ऐसे जमातें जो असल में रियासत मुखालिफ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की रेट को चैलेंज किया है, वो तो दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन वो जमातें, मुस्लिम लीग नून जैसी और दूसरी जमातें जो आईन के ऊपर अमलदारी की जदोजहद कर रहे हैं, उनको रियासत मुखालिफ कहा जा रहा है। हम अपने मौके पर मजबूती से कायम हैं कि अपने हकूक का दिफा रियासत मुखालिफ नहीं है। आईन पाकिस्तान पर अमलदारी का मुतालबा रियासत मुखालिफ नहीं है। अपने हकूक के लिए आवाज उठाना रियासत मुखालिफ नहीं है। आईन में दर्ज बुनियादी शहरी हकूक के लिए जद्दोजहद करना, आजादी इजहार के लिए जद्दोजहद करना रियासत मुखालिफ नहीं है। मीडिया की आजादी के लिए आवाज उठाना रियासत मुखालिफ नहीं है। मीडिया के अगवा करदा जो मेंबरान हैं, उनके लिए आवाज उठाना रियासत मुखालिफ नहीं है। तो रियासत मुखालिफ वो लोग हैं जो ऑपोजिशन के आवाज उठाने वालों को, इख्तलाफ करने वालों को कुचल रहे हैं। असल रियासत की मुखालफत वो है जिसके मुर्तकिब इमरान खान, उनके वुज़रा, उनकी हुकूमत रोजाना होती है। मेरे दाएं और बाएं दो हजरात वो बैठे हैं जिनको कई कई महीने डेथ सेल में रखा गया है। तो पाकिस्तानी शहरियों की, और फिर कोर्ट ने इनको जब जमानतें दी तो उसमें लिखा गया कि इनके हकूक कुचले गए हैं। अपने शहरियों के हकूक कुचलना रियासत की मुखालफत है। तो ये जो रिपोर्ट है, हकीकत है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कदर है, वो उतनी भी नहीं जितनी इन कागजों की वैल्यू है। ये सिर्फ जो गंभीर हालात है अफगानिस्तान में, जो गंभीर खारजा पॉलिसी का इनहदाम हुआ है अमेरिका में, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में, ये उससे तवज्जो हटाने की एक मजमूम कोशिश है। लेकिन मजमूम कोशिश भी ऐसी है जो पाकिस्तान में आवाज उठाने वालों को, हकूक का मुतालबा करने वालों को, वो लोग जो पहले ही कुचले हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान में है, चाहे किसी भी मुल्क के हिस्से में है, उनको ये कहना कि वो रियासत मुखालिफ है, ये फाशिज्म है। और हम इसके खिलाफ बरसरे पैकार हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा मुतालबा एक ही है कि हम आईन पर अमलदारी चाहते हैं। और आईन में दो बातें हैं जिस पर हम अमलदारी का सबसे ज्यादा हमारा मुतालबा है। इब्तदाइया में यह लिखा है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। और दूसरा, आईन का जो पहला बाब है जो बुनियादी शहरी हकूक, बुनियादी आईनी हकूक से मुतल्लिक है, हम उस पर अमलदारी का मुतालबा करते हैं और करते रहेंगे, कोई हमें रियासत मुखालिफ कहे या ना कहे। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, वो आप क्लिप्स भी दी, देख लें जी। इमरान खान साहब का माजी जो है ना, वो काफी भी अजाब कुन है। नहीं, बस ठीक है। ये क्लिप्स जो है, ये अगर ये कवर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ये सब याद है। नहीं, बस ठीक है। आवाज साड़ी चाहिए ना, प्ले कर दे सर। आ जाओ। क्या चले जो जा रहे हैं वो कर
आवाज PMLN जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट में पहले, उसको सिर्फ 13 सीटें मिली क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जब वो खड़े हुए तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो हमारी एजेंसीज ने जो किया, उठा के लोगों को अमेरिका के हाथ पर पकड़ाया, जो आफिया सदीके से किया, पता नहीं कितने औरों से किया, अडयाला की जेल से बाहर उठा के तो उनकी बेचारों के जो हालात, मैं पाकिस्तानी होते हुए मैं शर्मिंदा फील करता हूं कि अगर एजेंसीज ने किसी इंसान को उठाया, या मैं नहीं या वो एजेंसीज नहीं, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फौज, और वही फौजी जनरल के सपोर्ट के अंदर 40 लोगों को मारकर 200 लोगों को गोलियां लगती, इसलिए उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का केस नहीं होगा, कोई कत्लों के केस नहीं होंगे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है। और ये फौज जब अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, वो फौज की क्या मुस्तकबिल है? जो पाकिस्तान के तालिबान की अक्सरियत है, ये रिएक्शनरी तालिबान है, ये मिलिट्री ऑपरेशन ने इनको बनाया है। What you must understand is that Osama bin Laden was trained by the ISI and CIA. All Al-Qaeda were trained by the CIA and ISI. बाकी जो खुरम भाई ने बोला जी सवाल ये बस सवाल ले लो। ठीक, संगीन रिपोर्ट है जिसमें सियासतदानों को गद्दार डिक्लेयर किया गया, साफियों को, क्या मुस्लिम लीग नून इसे आला अदलिया में चैलेंज करेगी? क्योंकि ये संगीन रिपोर्ट है। हमारी तवक्को ये है कि आला अदलिया सो मोटो नोटिस लेगी इन मामलात को, क्योंकि आज हुकूमत ये काम कर रही है। हुकूमत कह रही है कि इस मुल्क की सियासी जमातें रियासत दुश्मन है, तो जहाँ पर आला अदलिया एक अकामे का नोटिस ले सकती है, तो हमें पूरा यकीन है कि ऐसे मामले पर जब मुल्क के सियासी निज़ाम को तोड़ा जा रहा है, जहाँ मवाद मुहैया किया जा रहा है कल मार्शल्ला आने का, तो वहाँ पर वो ज़रूर नोटिस लेंगी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि असल ये सूरत हाल, ये रिपोर्ट जो है ये अफगानिस्तान की सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए है। अफगानिस्तान के ये हालात है कि आज तकरीबन 17 सूबों पर बगैर किसी लड़ाई के वो काबज होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल खामोश, पाकिस्तान के शहरी जो अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा है, उनको कैसे इवैक्यूएट करना है, कुछ भी कोई पॉलिसी नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा इजहार फरमा दें। मैं यही कह रहा हूँ कि आज इन रिपोर्टों का मकसद, इन वज़ीरों की स्टेटमेंट्स का मकसद, वज़ीर-ए-आज़म की बातों का मकसद, जिन्होंने कल पठानों को एक अजीब सी कौम करार दिया, जो हालांकि एक ज़ेनोफोबिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तान के अक्सर लोग मेरे समेत नहीं जानते कि मतलब क्या है, लेकिन मतलब उसे ये बनता है कि इन लोगों पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, ये लोग किसी के नहीं होते, ये आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाहर से कोई आ जाए तो उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म पठान जो ग़यूर कौम है उसके बारे में बयान दे रहा है। तो इन सब बातों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के असल मसाइल, जो महंगाई है, जो अफगानिस्तान के हालात हैं, जो कश्मीर के हालात हैं, जो हमारी खारजा पॉलिसी है, जो हमारी मईशत के हालात हैं, उनसे तवज्जो हटाई जाए। और उसको हटाने के लिए आज ये किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। आप इसमें देख लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम के मेंबरान का जिक्र है, उसके हेड का जिक्र है। वो मैंने पहले कहा कि सब तो बाकी सब छोड़ दें, अपनी एहलिया को भी नहीं बख्शा, उनका भी जिक्र कर दिया। ये हालात हैं आज इस मुल्क के। भाई साहब, 2 ढाई माह पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सब लोग आए, आप लोग भी सब गए। आपने कुछ तजावीज़ दी थी, कुछ ड्राफ्टिंग हुई थी, कुछ नोट्स लिए थे स्पीकर के। क्या वो किसी भी लेवल पे हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बने? और क्या कोई किसी भी आपकी किसी नहीं, ये किस मीटिंग की आप बात कर रहे हैं? वो तो ब्रीफिंग थी, और वो ब्रीफिंग जो थी वो नामुकम्मल रही उस दिन। और स्पीकर साहब ने ये अनाउंस किया था कि ग़ालिबन कौन सी डेट से पहले विदिन 1 वीक दोबारा ब्रीफिंग होगी, और उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी उस दिन उसके ऊपर बात ही नहीं हो सकी। अभी कश्मीर पे भी नहीं, तो वो अभी कश्मीर पे भी नहीं बात हुई, तो वो दोबारा डेट आई नहीं। तो आप डिमांड करते हैं कि दोबारा बुलाया जाए? जी, हम डिमांड ये करते हैं कि पार्लियामेंट को जो है वो ब्रीफिंग दी जाए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, और उसको जो है वो उसके सामने सारे हक़ाइक़ जो है वो रखे जाए, उसके बाद डिस्कशन हो, और वहाँ से जो है वो फिर बात जो है वो आगे चले। जिस तरह मई 2011 में जी उसामा बिन लादेन के वाक़ये के बाद पार्लियामान का एक मुश्तरका इजलास
इन कैमरा बुलाया गया था और बड़ा एक तवील इजलास हुआ था। हमारा मुतालबा है कि पार्लियामेंट इसी तरह जॉइंट सेशन बुलाया जाए इन कैमरा और उसको अफगानिस्तान के बारे में ब्रीफ फौरी तौर पर किया जाए, क्योंकि वहां तो हालात हर घंटे बदल रहे हैं। गवर्नमेंट ने दी जो शायद क्या कोई लीगल इसका है, अगर किसी भी फोरम पर साइबर क्राइम में आती है, किसी भी लेवल पर इसको चैलेंज किया जा सकता है या इंडिविजुअल इसके ऊपर कोई रिट कर सकते हैं? ये प्रोपेगेंडा और क्या है ये? देखिए, हुकूमत जिम्मेदार होती है, हुकूमत कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती। ख़ास तौर पर जहाँ पर सियासी निज़ाम के बारे में बात हुकूमत करे, हुकूमती वज़ीर पार्लियामान में उठकर बात करें, उसकी अलग हैसियत है। लेकिन जहाँ हुकूमत इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दे और बाद में कहे कि ये बातें मफरूज़े पर हैं और ये रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, ये भी कहा गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इस किस्म की बातें, मकसद क्या है फिर आपके ये रिपोर्टें, इस किस्म की रिपोर्टें बनाने का जो जैली डेटा पर हैं, जिनकी कोई मफरूज़े हैं, कोई हैसियत नहीं है। इसमें लिखा गया जी कि वो कहा गया कि जुल्फी बुखारी जो है वो इजराइल गए हैं। भाई हमने नहीं कहा, पूरी दुनिया कह रही है। मुझसे सवाल हुआ था कि जुल्फी बुखारी क्यों इजराइल गए हैं, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता गए या नहीं गए, लेकिन वो तो प्लॉट बेचते हैं, हो सकता है इजराइल में भी रिंग रोड के प्लॉट बेचने गए हों। उसके बाद जुल्फी बुखारी भी फारिग हो गए। तो अजीब से हालात है मुल्क के। सर ये बताइएगा कि जैसे भी आपने कहा जमातों के नाम भी आपने दिए कि इन शख्सियात को भी टारगेट किया गया सिर्फ जमहूरियत की वजह से, तो क्या वाज़ेह नहीं हो गया कि पीडीएम इकट्ठी हुई थी जमहूरियत के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, लेकिन फिर हमने देखा कि यहीं पर पीडीएम जो है वो टूट का शिकार हुई और दो जमातें उससे अलग हो गई और दोबारा पीडीएम जो है वो अब आगे अपने अगले लाए अमल का ऐलान कर रही है। क्या इस सिनेरियो में अभी कोई चांस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को आप साथ में लाएं और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो कोई हतमी तहरीक जो है उसका आप ऐलान करें? इस हवाले से ज़रा बताइए। जी, हतमी तहरीक जो होती है वो बन चुकी है। पीडीएम एक हतमी तहरीक है, उसका एक मकसद है, तहरीक के मकासद होते हैं, उसकी बात हो गई है। बारहा ये बात कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया अपनी मर्जी से, तो पीडीएम अपना सफ़र तय कर रही है। पीडीएम अपने बयानिए को लेकर आगे चल रही है और वो बयानिया आइन का बयानिया है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और अगर उसमें ये जमातें, कोई और जमात भी शामिल होना चाहे तो उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, लेकिन बयानिए से इतफाक़ आपको करना पड़ेगा और जो पीडीएम के फैसले हैं उनकी पाबंदी करनी पड़ेगी। वहाँ पे जारी है और अपडेट क्या है, अगर इलाज मुकम्मल होता है तो क्या? जो रिपोर्ट आप है वो पढ़ लें, इलाज क्या है, मसला क्या है, तिब्बी क्या हुआ है और क्या करना है, सब रिपोर्ट में लिखा हुआ है। सर ये गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के सोशल मीडिया सेल की तरफ ये चलाया जा रहा है कि एन उस वक्त जब पीडीएम का इजलास जारी था तो ये मरीम सफदर साहबा, मरीम नवाज साहबा का जो बेटे की शादी का ये शोषण छोड़ा गया, ये मुस्लिम ग्रुप में इख्तिलाफात साबित करता है, ये बाकायदा इसके कैंपेन के थ्रू चलाया गया। आप क्या कहते हैं, ये कुछ है? मैं तो उस सोच के बारे में फिक्र कर सकता हूँ जिसकी ये सोच है। ठीक है जी, थैंक यू जी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।